अहंकार मोदी जी और अमित शाह जी के अंदर है, जो बढ़ चढ़कर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं वो अहंकार वहाँ दिखाई देता है। और इस समय सत्ता है उनकी, जो कह रहे हैं वो चल रहा है। ये वो भाजपा है जिन्होंने राम जी को, जिन्होंने सीता जी को, जिन्होंने भगवान को भी राजनीति में सम्मिलित करने का काम किया, मतलब इस्तेमाल करने का काम किया। में धारा 370 का उससे आपको क्या फ़ायदा है मुझे बता दिए, मुझको क्या फ़ायदा है या देश के अन्य लोगों को क्या फ़ायदा है? देश को फ़ायदा एक अंग था जिसको ये माना जाता था कि ये अलग है, इसका अपना संविधान है, इसका अपना झंडा है, इनका अपना जो है राजनीति अलग ही चलती है, उसको अपने देश के साथ जोड़ लेना ये देश को एक अखंडता का रूप देने में कहीं ना कहीं मदद करता है। देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो लागू कर रहे हैं उसको उस स्टेट को, वो था तो भारत का हिस्सा ना, भी दोषी हैं इसमें, मेयर भी दोषी हैं, विधायक भी दोषी हैं। आपको इतने मौके मिले हुए हैं, आपको विपक्ष को बोलने का मौका क्यों देते हैं? नमस्कार ऋषिकेश, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अंकुर अग्रवाल। भाई पिछले दिनों नगर निगम का माहौल तो काफ़ी गर्माया हुआ था, कई सारे लोगों से बातचीत करी, नेता पक्ष पे अपनी ही लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, कांग्रेस के पार्षदों से भी हमने बातचीत करी, तो कई सारे विचार निकल कर सामने आए ऋषिकेश को लेकर। आज हमारे साथ ऐसे ही मेहमान चर्चा में है जो काफ़ी चर्चित चेहरा है ऋषिकेश विधानसभा का। इनसे हमने सोचा एक बार बातचीत की जाए ऋषिकेश विधानसभा को लेकर, कांग्रेस को लेकर, भाजपा की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसको लेकर कई सारे मुद्दे आज हम लोग लेकर बैठे हैं। हमारे साथ जयेंद्र चंद्र मोला जी मेहमान के तौर पे आज उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस को अगर मैं बात करूं लेकर, लोग कहते थे इस बार समय बदलेगा, भाजपा की सरकार को थोड़ा सा इस बार मुँह की खानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा है। 3 राज्यों में भाजपा ने जी तोड़ अपनी सरकार बना दी, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वो भी भाजपा छीन के ले गई। बिल्कुल, इन जो राज्यों के चुनाव रहे, उन राज्यों के चुनाव में जो स्थितियां रही, उन स्थितियों हमारी उम्मीदों से अलग थी। बिल्कुल हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, हमारी पार्टी ने बहुत मेहनत करी, हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत करी और बहुत डाउन टू अर्थ जाके मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं निकले। लेकिन हम लोग फिर भी अपने आप को हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता अभी भी हिम्मत के साथ खड़ा है और आने वाले 2024 के चुनाव में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता है ना सर, जब केंद्र में, तो चलिए बात की बात है, राज्यों से ही यदि कांग्रेस निकल जाएगी तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि केंद्र में भी अब कांग्रेस को लेकर आया जाए? 2 राज्य जो आप लोगों के पास थे, एक होता है कि नए राज्य में तो सरकार बनाना, उसमें हाथ इधर उधर रहता है। जिन 2 राज्यों में आपकी सरकार थी वहाँ से भी चली गई, इसका मतलब ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं काम में कुछ कमी हुई, लापरवाही हुई? देखिए ऐसा नहीं है, काम में कोई कमी। छत्तीसगढ़ के अंदर जितना विकास हुआ, राजस्थान के अंदर जितने योजनाओं के तहत काम हुए, उस हिसाब से उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। हम तेलंगाना भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 4 राज्यों का चुनाव रहा तो उसमें तेलंगाना में भी हम लोग जीत के आए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में तेलंगाना में भी जीत के आए हैं। भाजपा को बढ़त वहाँ भी मिली, 10 सीट, जो पहले 1 सीट पे भाजपा थी वहाँ 10 सीट पे पहुँच गई। देखिए बढ़त होना और सरकार में काबिज होना दोनों में तो है, और भाजपा ने जीत हासिल की है, इसमें हम नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ जो गलतियाँ रही, उस गलतियों को सुधारने का काम हमारे सीनियर लीडरशिप अब उसको देखेंगे। और प्रदेश स्तर के जो लोग हैं, जहाँ पर उनके प्रदेश में जो ये कमियां रही, वहाँ पर उसको जो भी गलतियां हुई इस चुनाव में, उसको सुधार कर आगे की तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुनाव के बाद 2 वाक्य निकलकर सामने आए थे, अति आत्मविश्वास और अति अहंकार। इसकी वजह से कांग्रेस हारी। आप सही मानते हैं इस चीज़ को? देखिए आत्मविश्वास तो होना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखाई दे कि अति आत्मविश्वास कहीं था। और अहंकार तो कांग्रेस के अंदर है ही नहीं। आपने हमारे नेता राहुल जी को देखा होगा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जो एक फैक्ट्री के मिल के मजदूर के बेटे थे, उस वहाँ से डाउन टू अर्थ से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर पहुँचे हैं। और चुनाव जो हमारे यहाँ, हम कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी, हमारी पार्टी के अंदर चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर और चुनकर अध्यक्ष बनाया जाता है, उस तरह से बन के आया। हमारे राहुल जी मोटर मैकेनिक से भी मिलने जाते हैं, हमारे राहुल गांधी जी खेत में भी जाते हैं, हमारे राहुल गांधी जी महिलाओं से मिलने जाते हैं, कुली से मिलने जाते हैं। और
भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी होगी, पैदल चलकर इतना आज तक शायद कोई इस तरह का लीडर आया हो। तो अहंकार तो कहीं है भी नहीं, दूर दूर तक हमारे नेताओं के अंदर किसी के अंदर अहंकार नहीं। ये बोलने की बातें हैं, अहंकार मोदी जी और अमित शाह जी के अंदर है, जो बढ़ चढ़कर और जिस तरह से बयानबाजी करते हैं वो अहंकार वहाँ दिखाई देता है। और इस समय सत्ता है उनकी, जो कह रहे हैं वो चल रहा है। आपने कहा कि राहुल गांधी जी के अंदर अहंकार नहीं है, वो हर तरीके लोगों से मिलने जाते हैं। मोदी जी जो हैं वो लोग छोटे मजदूरों के पैर भी धोते हैं, कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के पैर धोते हैं, जिन लोगों ने संसद बनाई उन लोगों के पैर धोते हैं, और आप कहते हैं कि उनके अंदर भी अहंकार है। फोटो सेशन, केवल और केवल फोटो सेशन का काम है। आप मुझे बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी की एक प्रेस वार्ता इस पूरे कार्यकाल में पिछले 2014 से लेके आप मुझे, वो केवल अपने मन की बात करते हैं। क्या आम जन की बात सुनते हैं? दूसरे के मन की बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की बात करते हैं। और जो वो पैर धोने की बात है, हम तो ये कह रहे हैं आप पैर मत धोइए, लेकिन उस गरीब का दर्द तो समझ लीजिए जो आज महंगाई के बोझ के तले जा रहा है। आज वो उस बेरोजगार का युवा का दर्द समझिए जो आज बेरोजगारी के बोझ के तले दबा है। आज उस युवा का दर्द समझिए। नेता रिटायरमेंट, विधायक, सांसद रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेते हैं, लेकिन जो देश का युवा है, जो देश के लिए 4 साल की नौकरी करके आएगा, केवल उसको ना रोजगार मिलेगा, उसको ना पेंशन मिलेगी, और ना ही उसको किसी तरह का इस तरह की सरकारी नौकरी होने का कोई औहदा मिलेगा। तो आप सोचिए, एक तरफ तो नेता चुना जाता है 5 साल के लिए, वहीं जो नेताओं को चुनता है, जो नेताओं को चुनते हैं लोग, जो युवा आज देश का भविष्य है, वो केवल 4 साल की नौकरी करेगा अग्निवीर के योजना के तहत। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना है। हम ये कह रहे हैं आप चरण मत धोइए, लेकिन इन सब लोगों के लिए वही असली सम्मान है कि अगर आप बेरोजगार को रोजगार देंगे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात आपने की थी, आज स्थिति देख लीजिए, लाखों लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो कहीं ना कहीं आपकी नीति रीति जो रही है, महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है, और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का जो काम कर रही है, ये अपने आप में एक असम्मान की भावना ही है हमारे देश के लोगों के प्रति, हमारे देश के युवाओं के प्रति, हमारे देश के उन गरीबों के प्रति। जो अग्निवीर की आपने बात कही कि 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद उनका कोई भी ध्यान सरकार की तरफ से नहीं रखा जाएगा। कांग्रेस की यदि सरकार शासन में आती है, केंद्र में आती है, सत्ता में आती है, तो क्या इस योजना को बंद कर दिया जाएगा, जिस योजना में कई युवा अभी भी हैं जो ये मानते हैं कि उनके लिए एक अच्छी योजना है? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई युवा इस चीज़ को समझता। आप ही अगर आप लोग, क्योंकि युवा उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप मान लीजिए युवा हैं, आप फौज में भर्ती होने की तैयारी करते हैं, आप पूरी ताकत से फौज में भर्ती होने की तैयारी करते हैं, लेकिन उस पर आपको जब ये पता चलता है कि केवल आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद ना आपको पेंशन मिलेगी, ना आपको कोई इस तरह की सरकारी छूट मिलेगी जो आपको आज एक्स आर्मी मैन को मिलती है। सरकारी जो अस्पतालों में उनके जो आर्मी के अस्पताल है उसमें छूट मिलती है, आर्मी के कैंटीन में छूट मिलती है, वो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या उसको अच्छा लगे? लोग ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं, रोजगार ही नहीं है, कुछ नहीं से कुछ तो सही, उस चीज़ को करने का काम कर रहे हैं। तो अपने आप में स्थिति विकट है। और ये कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में आएगी तो अग्निवीर योजना का समाप्त करा जाएगा, और जो पुरानी परंपरा थी आर्मी में भर्ती होने की, वो उस तरह का उस योजनाओं को पुनः लागू किया जाएगा। वो तो योजना लागू है, भर्ती की जो योजना है वो चली रही है, अग्निवीर के साथ साथ वो भी चल रही हैं। लेकिन जो अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर युवा जो हो गया था कि चलिए 4 साल तो मिलेगा, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत ये भी बात है कि 4 साल के में से जो अच्छा काम करेगा उसको भी आगे नौकरी को बढ़ावा दिया जाएगा। किस चीज़ की नौकरी को? आर्मी के अंदर ही, जो 4 साल के अंदर किसी 4 में से किसी एक को नौकरी जरूर मिलेगी, ऐसी भी बात इसमें है। अग्रवाल जी, आपको शायद ज्ञान नहीं है, ये जो अग्निवीर योजना चलाई गई है, जो पुरानी भर्तियां थी उसको समाप्त करके चलाई गई। जो भी परमानेंट भर्तियां होती थी उसको धीरे धीरे करके समाप्त करने का काम किया जा रहा है, इसीलिए अग्निवीर योजना चलाई गई है। नहीं तो इसका विरोध क्यों होता? ये तो अच्छा था। अगर वो भर्तियां चल रही होती तो फिर अग्निवीर भर्ती तो एक और रोजगार देने का नया साधन हो जाता। क्यों विरोध होता है इसका? विरोध तो इसलिए हो रहा है कि परमानेंट भर्ती को खत्म करके अग्निवीर भर्ती को लागू किया गया, इसलिए इसका विरोध है। लोग कांग्रेस आएगी तो अग्निवीर को समाप्त करके पुनः पुरानी वाली जो, वो तो कहा, हमारे नेताओं ने पहले भी कहा, जिस दिन ये लागू उस दिन यहाँ हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, दिल्ली के नेताओं ने कहा, हमारे जो केंद्र के नेताओं ने कहा, उन्होंने कहा कि रोजगार, परमानेंट रोजगार आर्मी में दिया जाएगा जो पूर्व में दिया जाता था।
जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने शुरू किया था उसी तरह से किएगा। ये कहीं ना कहीं बदले की भावना तरह जो कांग्रेस के किए हुए कामों को अमली जामा पहनाकर अपने नाम से चलाने का जो काम ये सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं इनका चरित्र दिखाई दे रहा है कि भाई ये केवल और केवल दिखाने का ज़्यादा काम कर रही, करने का कोई काम नहीं कर रही। करने का काम तो अभी हो गया जब झारखंड में राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 350 करोड़ का कालाधन निकलता है, जहां कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हमसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी नहीं है, हम लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, हम लोग काले धन के विरोधी हैं। नोटबंदी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी आज भाजपा कहती है कि ये नोटबंदी ही थी जिसका असर है कि आज 350 करोड़ का कालाधन निकल के सामने आया। नोटबंदी कौन से साल में हुई? कितने साल हो गए नोटबंदी को? और तब से आज पकड़ा, पर पकड़ा तो कांग्रेस के सांसद के। बात समझिए, जो भी होगा, जो गलत हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, वही चीज मैं पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस ने जब आरोप आए 2012 में 2009 से लेके जो हमारी 14 तक की सरकार रही, उसमें कई लोगों मंत्रियों पर आरोप आए, सबसे इस्तीफा लेकर उन पर मुकदमे दर्ज करने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबको हरी झंडी भी मिली। उसके बाद किसी को कोई सजा नहीं हुई। जिन पे आरोप लगे, जिन पे बीजेपी के लोग बढ़ चढ़ के आरोप लगा रहे थे, बीजेपी के एजेंट जो उस समय उनकी तरफ से सड़कों में बैठ के हल्ला मचा रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस ने कदम उठाया, उनका आरोप लगाया ना, तो उनका इस्तीफा लिया और इस्तीफा लेने के बाद मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन आज सब लोग भाई इज्जत भरी हैं। आज तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं जेल में डाल देते हो? आप कहते हो कांग्रेस वालों ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, क्यों नहीं जेल में डाल देते हो? आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं जांच करते हो? सब कुछ आपके पास है, आज राज्यों में आप हैं, प्रदेश में आप हैं, तो केंद्र में आप हैं, क्यों नहीं जेल में डाल देते हो जब कुछ है ही नहीं? और अगर इस तरह के धन किसी भी नेता के यहाँ मिलता है, अगर वो गलत है तो उसके कुछ सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी का हो। हम उसको समर्थन नहीं करते, कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन नहीं करती है। रही बात नोटबंदी की बात कही, तो क्यों आपने आज तक ये रीजन नहीं पता चला कि नोटबंदी की क्यों गई थी? आज 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया? अगर आपको नोटबंदी से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, आपने मुझे बता दो कितना काला धन वापस आ गया? उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ा चमत्कार, बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये तक कहा। लेकिन आज स्थिति क्या है? क्यों 2000 का नोट बंद किया गया? तो कहीं ना कहीं नोटबंदी एक सबसे बड़ी सरकार का फेलियर डिसीजन था जो सरकार ने लिया था, उसका कोई जवाब आज भी सरकार के पास नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि जो नोटबंदी कई साल पहले हुई, आज अगर किसी नेता के पास पैसा पकड़ा जाता तो नोटबंदी को श्रेय देने का काम करने का काम करते, तो ये मूर्खतापूर्ण जवाब होगा जिसने भी ये कहा होगा। मतलब ये है कि नोटबंदी से तो नहीं हुआ, जिनके घर भी काला धन है, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, पार्टी का हो, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। ये ना हो कि केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो और पक्ष के नेता बचते चले जाएं। और आपने देखा होगा कि आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी पर भी बड़े बड़े नोटों के बंडल उस समय लिए पकड़े गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। भाजपा के अंदर सारे खून मापे हैं आज की डेट में। हमने तो इसीलिए उसका वॉशिंग मशीन नाम रखा है भाजपा पार्टी को, कि आप जितने आप काम करते हैं आपके पीछे ईडी भी लग जाएगी, पीडी भी लग जाएगी। जैसी आप भाजपा ज्वाइन करोगे तो सब छोड़ देंगे, सारे गुनाह माफ। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा इस समय अपने पार्टी के लोग हैं जो जितना भी गलत काम करते हैं वहाँ सब माफ है। भाजपा को केंद्र में 10 साल होने वाले हैं, 2024 में केंद्र में 10 साल हो जाएंगे। कांग्रेस को भी 2014 में केंद्र में 10 साल हो गए थे, उसके बाद वो बदली। अब भाजपा का जो रवैया आप कह रहे हैं निकल के सामने आ रहा है, वो एक वॉशिंग मशीन का आपने टैग दे दिया है कि जो भी उसमें जाएगा वो साफ़ हो जाएगा। भाजपा अपने आप को दिखाती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन उसमें भी इस तरीके के कुछ लोग हैं जो अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कि कांग्रेस का भी यही कारण था 2014 से चले जाने का, कि 10 साल की सत्ता ने परवान चढ़ा दिए थे। नहीं, अगर आप दिल्ली में जाके देखेंगे, शीला दीक्षित जी ने जो काम किया, आज विपक्ष के नेता भी मानते हैं कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को चमकाने का काम किया, लेकिन जनता ने परिवर्तन कर दिया। क्या मूड रहा? वही चीज जानने का प्रयास है कि परिवर्तन क्यों हुआ, क्या मूड रहा, क्या जनता का उस समय मूड रहा कि जो शीला दीक्षित जिसने दिल्ली को एक अलग स्वरूप दिया, जिन शीला दीक्षित जी ने दिल्ली, आज अगर दिल्ली का प्रोग्रेस के नाम पे तो शीला दीक्षित जी का नाम आता है, कांग्रेस का नाम आता है। तो आज ये जनता का मूड है कब कहीं। और आज स्थिति जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अन्य चीज़ों के नाम पर जो भांग चटाने का काम युवाओं को और तमाम लोगों को किया जा रहा है, और उस तहत इस समय आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ और सिर्फ कोई भी नेता, बीजेपी के नेता रोजगार की बात नहीं करता,
वो क्या बात करता है कि फलानी तारीख को अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, अब कोई तय करें अब गांव की मिट्टी लाओ, आज ये ले आओ। भाई रोजगार की बात कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है रोजगार की बात। महंगाई की बात कौन कर रहा है? महंगाई को कम करने की बात कौन कर रहा है? आप कहीं ना कहीं मुफ्त राशन भी बांटकर लोगों को खराब करने का भी काम कर रहा है। आप मुफ्त राशन बांटिए, लेकिन ज़रूरतमंद को जरूर बांटिए, जिसको वाकई में ज़रूरत है। शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सारे अधिकार जो दिए वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। आज आप अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ें बनाने, नए नए नाम से, नए कलेवर में उसको कपड़े, जैसे कहते हैं पुरानी बोतल में नई शराब या नई बोतल, वो जो कहावत है उसको करने का काम करेंगे तो वो देखिए धीरे धीरे करके सारी चीज़ें खुल जाएगी, धीरे धीरे करके पोल खुलेगी। समय लगता है। आज कांग्रेस संघर्ष कर रही है और कांग्रेस ने इतने वर्षों तक काम भी किया, और इतने वर्षों तक अगर काम नहीं किया होता तो कांग्रेस इतने सालों से राज भी नहीं कर रही थी, कांग्रेस इतने सालों से देश की सेवा भी नहीं कर रही होती अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता। 5 साल में बदल देते हैं लोग, लेकिन कांग्रेस ने काम किया। हाँ, कांग्रेस ने कभी भी लड़ाने का काम नहीं किया, जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे कभी लड़ाने का काम नहीं किया। और आज स्थितियाँ इस प्रकार की बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस समय का जो माहौल है, इस समय का जो परिवेश है वो अपने आप में चिंतनीय है। और मुझे लगता है 2024 में लोगों की समझ में भी आएगा, कई लोगों को समझ में आएगा कि ये केवल और केवल हम और आपको और भाइयों को आपस में लड़ाने का जो काम कर रही है सरकार, इसको मुँह की खानी पड़ेगी। जो आपने बात करी कि कांग्रेस कभी भी बंटवारे का काम नहीं करती है, जाति पे बात नहीं करती है, मंदिरों पे या फिर मस्जिदों पे बात नहीं करती है। ज़्यादा दूर ना जाएं, अगर ऋषिकेश के ही एक महंत हैं, महंत लोकेश दास, उनके बयान को उठा के देखें तो उनका कहना है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस राम मंदिर के साथ नहीं खड़ी होती, कांग्रेस जो है हमेशा मुसलमानों के पक्ष की बात करती है। CA NRC का समर्थन में कांग्रेस का कोई रोल समझ में नहीं आता उनको। एक सवाल ये उनका था। दूसरा ये कि आपने कहा कि महंगाई पे भाजपा बात नहीं कर रही है, रोजगार पे भाजपा बात नहीं कर रही है, तो विरोध करने का काम कांग्रेस का बन जाता है क्योंकि वो विपक्ष में है इस समय। तो एक विपक्ष का रोल भी कांग्रेस अच्छे से नहीं निभा पा रही है। ये दो जो मुख्य आरोप हैं महंत लोकेश दास के, वो कांग्रेस के ऊपर है। देखिए, अगर कांग्रेस देश चलाती भी आती है, अच्छे ढंग से काम करती आती है, तो वो भी खराब इन लोगों ने कह दिया। दूसरा, अगर कांग्रेस महंगाई की आवाज़ उठाती है तब आप धर्म के नाम पे ले जाते हैं। और जो मैं नहीं जानता कि आप किन की बात कर रहे हैं, कौन से महंत हैं, अगर वो ये कहते हैं कांग्रेस राम मंदिर के नाम पे नहीं कहती है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस सर्वधर्म पार्टी है। कांग्रेस के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं। और अगर आपको इतना ही और लगता है तो बीजेपी के अंदर जो आपके मुस्लिम नेता क्यों नहीं निकाल बार फेंकते हैं? क्यों आप उनको अपनी पार्टी के अंदर रखा है? अगर आपके अंदर इतनी है, क्या 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसमें कांग्रेस पार्टी के भी बड़े लोग, क्योंकि भाजपा के जाहिर सी बात है बड़े सारे नेता और मोदी जी भी वहाँ रहने वाले हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो भी उनके देश की एक बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ राम मंदिर बन रहा है? देखिए, ये जो उद्घाटन का समय तय किया गया है वो चुनाव से बिल्कुल ठीक, चुनाव से कुछ महीनों पहले किया गया, महीनों क्या 1-2 महीने पहले शुरू किया। और ये वो भाजपा है जिन्होंने राम जी को, जिन्होंने सीता जी को, जिन्होंने भगवान को भी राजनीति में सम्मिलित करने का काम किया, मतलब इस्तेमाल करने का काम किया। तो ये केवल दिखावा है कि हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं, हम उसका सम्मिलित कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हम तो मेरे माथे पे टीका लगा है, तो हम ऐसा नहीं है कि ये जब कहेंगे कि हम असली राम भक्त हैं, हम तो राम जी के वंशज हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ही ठाकुर, 3 ठाकुर जो चंद्र लिखते हैं, कौन? श्री रामचंद्र, नहीं तो चंद्र अधिकतर ब्राह्मण लिखते हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, कृष्ण भगवान, और हम लोग जयेंद्र चंद्र, या हमारे चंद्र रमोला जो परिवार होते हैं, हम लोग उनके वंशज हैं। हम उनसे ज़्यादा मानते हैं। अगर उनके लोगों से पूछे हैं जो आज धर्म की और जाति की बात करते हैं, जो आज राम जी के सेवक अपने आप कहते हैं, राजनीति में ही केवल और केवल राम जी का इस्तेमाल करने का काम ये लोग करते हैं, केवल राजनीति में। उसके इतर आप मुझे बता दीजिए इतने सालों में फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर जैसी चुनाव आता है फिर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे,
इंदिरा गांधी जी थी, हमेशा रुद्राक्ष की माला गले में धारण करके रखते थे। तो वो अपने आप में, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो वो अन्य लोगों को दरकिनार कर दें। हमने, हमारा देश सर्वधर्म सर्वजाति समभाव देश है, हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये अगर आप ये सोचेंगे कि अगर कोई महंत ये कहते हैं कि वो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और फलाना उसकी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि वो उनका बौद्धिक स्तर बड़ा कमज़ोर है। उनका बौद्धिक स्तर इस तरह के आरोप लगाने का, वो यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में अपनी मेहनताई चला रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में। और आजकल ये ट्रेंड भी बन गया है कि कांग्रेस को गाली दो, कांग्रेस के नेताओं के लिए आराम शराब बोलो और वाही ले लो, बीजेपी के खास बनने का काम कर लो, क्योंकि इस समय सत्ता उनकी है। इसलिए, नहीं तो बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं, असली जो संत आप जाके बात करेंगे, बहुत स्पष्ट रूप से चैनलों पे भी बोलते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से साफ कहते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। इस तरह के संत भी हैं, लेकिन चैनल उनको दिखाने का काम नहीं करता है, मीडिया उनको दिखाने का काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय राजकाज किसका चल रहा है, तो जिसका राज चल रहा है उसी को दिखाने और सुनाने का भी काम किया जा रहा है। जो मतलब इनका ये कहना है कि देखिए, राम जी को भी और सीता जी को भी, पूरे राम वंशज को लेकर अब भाजपा जो है राजनीति में उतर आई है, और राम मंदिर का उद्घाटन होना वो उसी राजनीति का एक हिस्सा है। इस वजह से जो है ये उद्घाटन सही नहीं है राम मंदिर का। नहीं, मेरा मैंने पहले देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन अगर आप कर भी लेंगे, उसका करेंगे भी, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना गलत बात है। भाजपा ने क्लेम नहीं करा है राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना। देखिए, आप ये तो अंडरस्टूड है, आप अपने हृदय पे हाथ रख के कसम, मन से, वचन से कसम खा के कहिए कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है। 100% राजनीतिक इस्तेमाल है, और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरह की अफीम इस देश के युवाओं को चटाने का काम ये जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर भाजपा कर रही है। तो ये अपने आप में चिंतनीय है। ऐसा नहीं है कि ये नुकसान दे रहा है और आगे भी देगा। तो इसलिए इस समय आप बेरोजगारी की बात कीजिए, जो बेरोजगारी रोजगार मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए, उस पे बात ही नहीं हो रही है। मुझे बता दो, कहाँ एक बयान मुझे दे दो। 2014 से पहले बड़ी बड़ी बात करते थे, सीमाओं पे आतंकवादी कैसे घुस रहे हैं, धन, काला धन 15-15 लाख खाते में आएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा। कहाँ है वो बातें, वो बयान कहाँ है? वो सब जुमले बन के रह गए। सब के सब किसान बिल पास किया उन्होंने, साल भर तक किसान बॉर्डर पर रहा, बाद में यूटर्न ले लिया। देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया, साल भर तक जो हमारा तीर्थ पुरोहित था बेचारा, उसकी भूखे मरने के कागार आ गए कोविड के समय में भी, और उस समय उसके बाद इनको फिर यूटर्न लेना पड़ा उसके लिए भी। तो भैया कहीं ना कहीं भाजपा यूटर्न पार्टी भी है, और बिना सोचे समझे मैं आपसे कह दूंगा ज़बरदस्ती कि आप ये फल खाइए, हो सकता है आपको इससे एलर्जी हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा, मैं कह रहा हूँ अच्छा खा लीजिए। आपको नहीं भाई खराब है मेरे लिए। भाई पहले जिसके लिए कानून ला रहे हो उससे तो पूछो, किसान के लिए कानून लाए, किसानों से तो पूछो। देवस्थानम बोर्ड ला रहे भैया, उनके तीर्थ पुरोहित वर्षों से, पौराण काल से जिनके परिवार के लोग पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं, उनसे तो पूछो क्या ये बोर्ड आपके लिए अच्छा है। लेकिन नहीं, हम जो कह रहे हैं वो अच्छा है, आप बस लीजिए, कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति है, भाजपा की जो विचार हैं, वो समझ से परे हैं। लेकिन क्योंकि इस समय जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर समाज को बांटकर ये अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं, और वो ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। चलिए, ये तो केंद्र की बातें होगी। एक केंद्र पे और सवाल मैं आपसे करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा राज्य के ऊपर हम लोग लोकसभा और विधानसभा पे बात करेंगे। धारा 370 को लेकर आपका क्या विचार है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको बरकरार रखा फैसले को, और ऐतिहासिक हो गया वो फैसला। आप देखिए, धारा 370 कोई बहुत ज़्यादा जो कश्मीर के अंदर हुआ, वो बहुत सारे प्रदेशों में आज भी है। हिमाचल में भी जाएंगे आप, हमारे जो उत्तराखंड का चंबा है, वहाँ लोगों ने अपने स्तर से ही किसी भी भारी व्यक्ति को भूमि खरीदने के लिए परमिशन नहीं देते, जबकि वो अपनी इच्छा से है, ये कोई सरकार की नीति नहीं है। और हिमाचल में भी वही स्थिति आज की डेट में, कोई भूमि बाहर से आके नहीं ले सकता। वो सारी चीज़ें नीति पूर्व में कई स्टेटों में भी चल रही है। आपने कश्मीर में धारा 370 का, उससे आपको क्या फ़ायदा मुझे बता दिए, मुझको क्या फ़ायदा है, या देश के अन्य लोगों को क्या फ़ायदा है? ठीक है, आपने कर दिया धारा 370, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई नहीं। लेकिन उसमें इतना हल्ला मचाकर पूरे देश को क्या फ़ायदा है, इतना थोड़ा सा पता चले। आप ही बता दीजिए क्या फ़ायदा है।
देश का देश को फायदा हिस्सा एक अंग था जिसको ये माना जाता था कि ये अलग है, इसका अपना संविधान है, इसका अपना झंडा है, इनका अपना जो है राजनीति अलग ही चलती है, उसको अपने देश के साथ जोड़ लेना ये देश को एक अखंडता का रूप देने में कहीं ना कहीं मदद करता है। देखिए बहुत अच्छी बात है। आप मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो लागू कर रहे हैं उसको उस स्टेट को, वो था तो भारत का हिस्सा ना। अगर आप अभी भी कह रहे हो कि भारत किससे अलग, 370 उसको वो दर्जा नहीं दे रही थी। नहीं, पूरा दर्जा दे रही थी। कौन सा धारा 370 आपने हटा दी ना, वहाँ से हटा दी। आज हमारे एक संपूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिल रहा है और बहुत अच्छी बात है, संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक रूप देना, उसको इस तरह से प्रोपगंडा बनाना कि अब तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो जाके कुछ भी कर लो, अब तो जाके ये कर लो, किस तरह के बयानबाजी उस समय भाजपा के नेताओं के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा है। शर्मनाक बयान भी आया उसमें कई जगह पे और इस तरह के बयान भी आए। तो धारा 370 हटी, बहुत अच्छी बात है। संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला, बहुत अच्छी बात है। ये उस राज्य के लोगों का कुछ अपना विवेक रहा कि वो बाहर के लोगों को ज़मीन नहीं बेचना चाहते या किसी को अधिकार नहीं देना चाहते। वो उस समय की स्थितियां और परिस्थितियां क्या रही जिस समय देश आज़ाद हुआ, और आज अगर लागू हुआ है, आज अगर धारा 370 हटाई गई है और अगर ये देश के हित में है, पूरे देश के हित में, तो अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसका प्रोपगंडा बनाकर राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर चीज़ में इस तरह का दिखावा करना ये सही नहीं है। आपने कहा कि अच्छी बात है कि धारा 370 हट गई है और देश के हित में है या नहीं है ये तो लोगों के ऊपर आपने छोड़ दिया है कि वो अपने विवेक से देखेंगे। कांग्रेस ने क्यों नहीं हटाया? अगर ये अच्छी बात है, धारा 370 वहाँ से हट गई है, अब वहाँ पे वो संपूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिल गया है, ये दर्जा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दिलवा पाई कश्मीर को? हमने कभी कश्मीर को अलग ही नहीं माना और आज भी कश्मीर, तब भी कश्मीर भारत का हिस्सा था, आज भी कश्मीर भारत का हिस्सा है। उस समय तक जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, जिस समय भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो रहा था, उस समय की किन परिस्थितियों में ये सब चीज़ें लागू की गई, किन परिस्थितियों में ये सब चीज़ें बनाई गई, ये धाराएं लगाई गई, उन परिस्थितियों के हिसाब से वो अभी तक कानून चल रहा था। आपने देखा, समझा, क्या सोचा, क्या इसका बेनिफिट आपको दिखाई देता है, क्या वहाँ के लोगों को? मैंने कहा ना आपको, मैं इस कमरे के अंदर, हम 4 लोग बैठे हैं, इस कमरे के अंदर अगर हम चारों लोगों से पूछ के कोई निर्णय लिया जाता है और हम चारों लोगों के हितों में होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं तब तो अच्छा है। लेकिन अगर हम चारों के हित में ना हो के जो तीसरे बाहर बैठे, चौथे बाहर बैठे, उनके हितों को देखते हुए उसको निर्णय को लिया जाता है, तो हम तो वहाँ रह रहे ना। तो मेरा मानना यह है कि अगर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों के प्रति देश को लगता है कि 370 हटने से हमारे देश को फ़ायदा मिलता है और उस प्रदेश के लोगों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आज भी हमारे लोग वहाँ जाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा नहीं था आपके कथनानुसार कि कश्मीर को हम हिस्सा नहीं मान रहे, ये तो मैंने ये नहीं कहा कि वो कश्मीर हिस्सा नहीं है, लेकिन कश्मीर को वो दर्जा नहीं था, वो संपूर्ण राज्य का। वहाँ भारत के संविधान के अनुसार चुनाव नहीं होते, उनका अपना तिरंगा अलग झंडा था। भारत के संविधान के अनुसार चुनाव, भारत के संविधान के अनुसार ही चुनाव होता है। मेरी बात सुनिए, उनका एक अपना 1-2 राज्य ऐसे हैं जहाँ अपना नेशनल एंथम अलग बना रखा है, उनके अपने झंडे राज्यों के। खाली कश्मीर में ही था, नागालैंड में भी इस तरह की स्थिति है। आप मुझे बताइए ना, ऐसा थोड़ी है कि खाली वहीं पे था, और भी जगह पे है, वहाँ पर भी अपना झंडा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए मेरा मानना है कि आपको धारा 370 भी आपने हटाई है, तो उसमें जैसे जिस तरह से किसान बिल था, इस तरह से देवस्थानम बोर्ड का बिल था, इस तरह से सब लोगों को साथ में लेके, क्योंकि देशवासी तो सब साथ ही ना। कश्मीर भी देश का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भी देश का हिस्सा है, और इससे भारत को बेनिफिट मिलना चाहिए, भारत के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, कश्मीर के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, जम्मू के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसमें किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है। अगर सबको फ़ायदा मिलता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको राजनीतिक रूप देंगे तो वो सही बात नहीं है। राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है कि उन्होंने ऐसा कर दिया था, उन्होंने से, ये जो घृणा और नफरत की राजनीति फैलाने का काम कर रहे हैं वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो केंद्र को लेकर कई सारी बातें हो गई, जिसमें जयेंद्र मौर्य जी का ये कहना है कि प्रैक्टिकल बातों पर भाजपा ने कमज़ोर दिया है,
बजाय इसके कि भाजपा रोजगार पे बात नहीं करती है, वो महंगाई की दरों पे बात नहीं करती है, कई सारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करती है। थोड़ा राज्य के ऊपर, मैं उत्तराखंड राज्य के ऊपर बातचीत करना चाहूँगा। विधानसभा के चुनाव अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में निकले हैं और आपने खुद विधायक का यहाँ से चुनाव लड़ा था उत्तराखंड से। अगर मैं और राज्यों की बात करूँ जहाँ अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, भाजपा ने तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा ही कुछ हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिला था कि जब पुष्कर सिंह धामी जी को एक नया बिल्कुल फ्रेश चेहरा भाजपा निकाल कर लेकर सामने आती है। कांग्रेस यदि अगली विधानसभा चुनाव में जीतती है यहाँ पे, तो क्या कोई फ्रेश चेहरा कांग्रेस के पास भी है या फिर वही सारे चेहरे हैं, हरीश रावत जी को लेकर कांग्रेस अभी आगे बढ़ने वाली है? देखिए, ये मेरे स्तर का मामला तो नहीं है, ये केंद्रीय स्तर और तत्कालीन जो विधायक रहेंगे उस समय, जो जीत के आएंगे 2027 में, वो विधायक अपना नेता चुनेंगे और उस जो नेता वो चुना जाएगा केंद्र के पास जाएगा और केंद्र के लोगों से मोहर लग के जो आएगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। मैं उस नए चेहरों को लेकर, क्या कांग्रेस नए चेहरों को अपनाएगी कब विधानसभा के भी चुनाव में, या बात करें किसी भी चुनाव में? बिल्कुल, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने इस बार भी और पूर्व में भी, आप पंजाब के चुनाव में देखेंगे, अन्य प्रदेशों के चुनाव में देखेंगे, नए चेहरों को मौका भी दिया है और नए चेहरों को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष 2-3 बार के विधायक भी हैं, लेकिन एकदम युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बना के भेजा गया। हमारे भुवन कापड़ी देखिए, प्रथम बार के विधायक हैं और यूथ कांग्रेस के लीडर रहे, उनको उपनेता सदन चुना गया, बनाया गया। तो कांग्रेस हमेशा युवाओं और नए नेताओं के लिए भी, ऐसे पुरानों का भी सम्मान है कांग्रेस के अंदर और नयों का भी स्वागत है। लेकिन भाजपा के अंदर अब हमें लगता है, मैं एक किसी मीडिया कर्मी की रिपोर्ट देख रहा था अभी कल शाम को, तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ लीडरशिप थी भाजपा के अंदर, उसको साइडलाइन करने का काम जो 2 लोग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। कौन 2 लोग कर रहे हैं? दो लोग कर रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही लोगों की चलती है। अगर आप कहेंगे नाम, तो नाम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, 2 ही लोगों की चल रही है और कहीं दिखाई दे रहा है कोई? इन 2 को ऐसे पूरी पार्टी में से लोग अब धीरे धीरे हट रहे हैं? हटे नहीं है कोई भी। आप मेरी बात को पूरा पहले समझिए। 2 लोग हैं। पहले क्या होता था, कभी वित्त मंत्री का बयान होता था, कभी रक्षा मंत्री का बयान होता था, कभी गृह मंत्री का बयान होता था, कभी शिक्षा मंत्री का बयान होता था। आपने इतने समय में कहीं बहुत सारी चीज़ों पे देखा आपने, कहीं लोगों को सामने, मीडिया के सामने, किसी को भी मुझे लगता है कि या तो सामने आने नहीं दिया जाता, उनकी पार्टी का मैटर मुझे नहीं पता, या तो सामने आने नहीं दिया जाता या फिर वो आते हुए डरते हैं। कोई ना कोई तो बात है। आज जो भाजपा के अंदर, चाहे हरियाणा के अंदर आप देखेंगे, चाहे महाराष्ट्र में आप जाके देखेंगे, चाहे केंद्र में आप देखेंगे, मुरली मनोहर जैसे, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी भी हमारे बीच से चली गई, उनको भी उस समय जितने भी बहुत ज़्यादा वरिष्ठ लोग थे, उन सबको साइड लाइन करने का काम आप 3 राज्यों का देख लीजिए। रमन सिंह जी साइड लाइन हो गए, अपने शिवराज जी साइड लाइन हो गए, आपके वसुंधरा जी साइड लाइन हो गई। तो कहीं ना कहीं इनको, जो वरिष्ठ लीडर थे, उनको साइड लाइन करने का काम भाजपा के अंदर एक हो सकता है। क्या इनकी रणनीति है? तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करने का काम किया जा रहा है और वो कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं होता। कांग्रेस के अंदर वरिष्ठों का भी सम्मान है, वरिष्ठों का भी मार्गदर्शन है और युवाओं का भी स्वागत है। तो कांग्रेस के अंदर तो सबको साथ पे लेके चलने की बात होती है। जब आप बात करते हैं कि वरिष्ठ नेता, तो वरिष्ठ में यदि मैं उम्र की बात करूं, जब एक नेता काफ़ी उम्र के एक तकाजे पे पहुंच जाता है, तो क्या अब उनको राजनीति से हटकर मार्गदर्शन मंडल में आ जाना चाहिए? मोदी जी की कितनी उम्र है? मोदी जी की कितनी उम्र है? आप ही बताइए कितनी उम्र है? 70 से प्लस तो होगी। मोदी जी ने एक वादा दिया, नारा दिया था शुरू में, 70 प्लस सब मार्गदर्शन में जाएंगे। क्या 2024 में मोदी जी मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे? नहीं ना। आप नियम बनाएंगे दूसरों के लिए, आप उसमें फॉलो भी तो करें, अपने लिए भी तो फॉलो करें। वो बहुत बड़े लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं एक तो छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नियम अगर आपने अपनी पार्टी के अंदर बनाया है, वरिष्ठ उन लोगों को उस समय साइडलाइन करा है, तो वो नियम खुद पे भी तो लागू कीजिए। हरिद्वार लोकसभा को लेकर आपको क्या लगता है, कौन कांग्रेस की तरफ से दावेदार है? आपका व्यक्तिगत विचार है? देखिए, हरिद्वार लोकसभा में बहुत सारे दावेदार कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो हरीश रावत जी हों, चाहे हरक सिंह रावत जी हों,
चाहे और भी सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें दावेदार हैं, और कुछ युवा भी लगे हुए हैं कि युवा भी उसमें सम्मिलित हैं। तो बहुत सारे दावेदार हैं। जो पार्टी हाईकमान से तय होता है वो लड़ेगा, और पार्टी चुनाव लड़ाएगी। व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। जब संगठन होते हैं तो संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ाएगा, और सिंबल पर चुनाव होता है। तो कोई भी पार्टी तय करके भेजेगी, उसको संगठन चुनाव लड़ाएगा, और व्यक्ति नहीं जीतता है फिर संगठन चुनाव जीतता है। व्यक्ति नहीं जीतता है तब संगठन चुनाव जीतता है, और संगठन के ही दम पे सारे काम कांग्रेस सरकार कर रही है। ऋषिकेश विधानसभा को लेकर मैं आपसे बात करूं, अगर क्या परेशानी आपको लगती है, क्योंकि पहले विधायक थे, उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष हुए, वर्तमान में जो इस समय ऋषिकेश में विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, और अब वो राज्य में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। आपको लगता है कि ऋषिकेश में विकास हो रहा है? आपको दिखता है? मेरा सवाल आपसे है। ऋषिकेश के निवासी, देखिए मैं कहता हूँ, मेरा मानना यह है कि इतना पोर्टफोलियो शायद ही ऋषिकेश में कभी किसी विधायक को मिला होगा, ऋषिकेश के विधायक को। और आज तो कल तक तो ये बात करते थे कि मैं जब 2007 में बने थे, तो उस समय 2007 में जब ये बने तो उस समय सरकार भी इनकी थी, विधायक बने तो उस समय शुरू में कहा, जब 2012 के, क्योंकि मैं नया विधायक था तो मुझे ज़्यादा वो नहीं हो पाया। फिर 12 में जब बने तो 12 में ये कहा गया कि हमारी सरकार नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं क्या करता, मेरा काम ही नहीं कर रहे थे, सरकार कांग्रेस की थी। जब आप 17 में बने तो आपको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, तब आपके पास ऊपर जिम्मेदारी थी बहुत सारी कि आप बनाते कुछ ना कुछ, लेकिन स्थिति जस की सस्ती। तब ये कहा कि विधानसभा अध्यक्ष एक प्रोटोकॉल का पद था, मैं कुछ कर नहीं पाया। अब तो आपके पास सब कुछ है, 2 साल पूरे होने वाले हैं, और आप देख सकते हैं जो हाईवे है, ये जो हमारा हरिद्वार रोड है, दून तिराइसा के उधर जाएंगे तो आप उनका फेसबुक पोस्ट पेज खंगालेंगे तो डिग्री कॉलेज तिराहे पे वो जब कभी कहीं से घूम के आते हैं तो एक गड्ढा है, उस गड्ढे पे हमेशा देखते हैं ऐसे करके, और ऐसी फोटो अखबार में छपती है, ऐसी उनकी फेसबुक में भी चलती है। उस गड्ढे में क्या देखते हैं, उस गड्ढे में क्या होता है, इतने सालों से आज तक वो हाईवे क्यों नहीं तैयार हुआ, वो नाला क्यों नहीं तैयार हुआ उसमें, जबकि एक व्यक्ति की सब्जी विक्रेता की गिरने से भी मौत हो गई है। उसका जिम्मेदार कौन था, किसने किया, किस विभाग पे कार्रवाई हुई, क्यों नहीं काम हो रहा, काम क्यों रुका पड़ा है, ये तो एक मामला है। दूसरा, आप जाम की स्थिति देख सकते हैं, श्यामपुर को आज लोग जामपुर कहने लगे हैं। आप बोर्ड तो खूब लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, आपके सांसद भी लगा रहे हैं, आप इनमें इतना ही कंपटीशन चल रहा है कि सांसद जी लगा रहे हैं कि मैं पुलिया पर पास कर रहा हूँ, विधायक जी अलग से बोर्ड लगा रहे हैं, मैं पुलिया पास करा रहा हूँ, जो श्यामपुर फाटक में वो बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। तो भाई आप सारे लगाओ बोर्ड, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भैया काम तो करो। आंतरिक रोडों की स्थिति, कल ही मैं एक ग्राम सभा में गया, ग्राम सभा खैरी खुर्द, बोर्ड लगा रखा ग्राम सभा खैरी कला का, और लिखा हुआ उसमें विधायक निधि 2,22,000 की रोड सैंक्शन की, और 2022-23 रोड की स्थिति देखोगे तो 1-1.5 साल पुरानी रोड है, 1 साल पुरानी रोड है। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? केवल कागजों में विकास हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। और आप अपने हृदय में हाथ रख के कहेंगे तो आप भी सच बोलेंगे, तो आप हृदय में हाथ रख के बोलेंगे वाकई में कुछ नहीं है। आज स्थितियाँ देख लीजिए, कहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग आज भी जिसकी तरह से एकमात्र डिग्री कॉलेज से काम चल रहा है। बात की थी हम डिग्री कॉलेज श्यामपुर में भी एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे, जो घोषणा पत्र है आप उस घोषणा पत्र में ही काम कर लीजिए, मेरा मानना यह है। अगर आप उस घोषणा पत्र में भी काम कर लेंगे तो ऋषिकेश का बहुत भला हो जाएगा। ऋषिकेश का बहुत, एक मात्र पॉलिटेक्निक खदरी में है, उसके सब्जेक्टों की स्थिति देख लीजिए, उसमें तटबंध की स्थिति देख लीजिए, उसमें उसकी स्थिति की बिल्डिंग की स्थिति देख लीजिए, वही दयनीय है। आज ऋषिकेश के बिल्कुल माथे पे कूड़े का ढेर पड़ा है, उस पर मेयर और इनकी आपसी लड़ाई की वजह से लटका पड़ा है। उधर के लोग परेशान हैं, इधर के लोग परेशान हैं। यहाँ से शिफ्टिंग का जब बात आई तो भैया केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, और ऋषिकेश में आपकी सरकार, सांसद आपके, विधायक आपके, मेयर आपकी, तो फिर दिक्कत कहाँ थी? आप ये तय करते यहाँ से जो कूड़ा हटेगा, जो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, वो आबादी क्षेत्र से लगभग 3-4 किलोमीटर और आगे बन जाएगा। कोई मना कर रहा था? सब कुछ आपका था, उसके बावजूद भी आपने वो ट्रीटमेंट प्लांट आबादी क्षेत्र में बनाया, तो वहाँ विरोध होना था। आज विरोध भी कराने वाले कौन थे? आपने वो वीडियो के माध्यम से देखा होगा, एक वीडियो चल रहा है बाजार में रिकॉर्डिंग वाला, तो वही लोग जो उनके दरबारी थे वो उसका नेतृत्व कर रहे थे।
वो उसका नेतृत्व कर रहे थे धरने का, 1 साल से ज़्यादा धरना हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की मेयर की मुर्दाबाद करते थे, नगर निगम के एमएनए की मुर्दाबाद करते थे, नगर निगम के मेयर का पुतला फूकते थे, जबकि शहरी विकास मंत्री वो स्वयं थे। वो चाहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसी मेयर हटी अगले दिन ही मीटिंग हुई, अगले दिन ही जेसीबी पहुंच गई, अगले दिन ही दीवार का काम शुरू हो गया। क्यों नहीं विरोध हुआ? क्यों नहीं विरोध हुआ? क्यों? क्योंकि विरोध कराने वाले स्वयं आपस की पार्टी के लोग थे, उन्हीं के लोग बैठे थे, उन्हीं के लोग करा रहे थे। अरे भाई सबको बैठाते, सबके साथ जब बैठक हुई थी, पूरे सरकारी अधिकारियों की बैठक हुई थी कि भाई यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान बनेगा, सब ने ये कहा था कि यहाँ से आप आगे बनेंगे, वहाँ सहमति दी गई थी। फिर उसको क्यों आबादी क्षेत्र में बनाया गया? और आज ये स्थिति देख लीजिए, वर्षों का कूड़ा यहाँ डंप पड़ा है, कोई बोलने वाला नहीं है। गोविंद नगर के लोग कई लोग बीमारी से चले गए, कई लोग चले गए बीमारी से उस कूड़े। तो मेरा ये कहना था, जब मेयर भी आपके थी बीजेपी पार्टी की, सांसद भी आपके, तो सभी ये तीनों लोग मिलके कुछ कमाल करते हैं। हम भी कहते हैं यार बहुत बढ़िया, हम भी ताली बजाते हैं कि चलो यार इनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन इनका पूरा कार्यकाल आपस में लड़ के जाता है। अगर मैं तो मानता इनका, अगर तुम्हारी ऐसी भी लड़ाई थी तो ऐसा कंपटीशन करते कि मेयर ने अगर 10 लाख का काम कराया है तो मैं 20 लाख का कराऊँ, तब तो समझ में आता है कि देखो मेयर ने 10 लाख की रोड बनाई, मैं 20 लाख की बनाता हूँ। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, मेयर 10 की बोले तो मैं काटूँ उसको, 10 की भी ना बने, मैं उसको पास ही ना आने दूँ। आप सोचिए, अगर जब से मंत्री बने तब से ऋषिकेश में कितना बजट इन्होंने दिया है, कितना बजट ऋषिकेश के विकास को दिया है। उससे ज़्यादा बजट बगल की नगर पालिकाओं को, जो छोटी छोटी नगर पालिका उनको दिया गया, सिर्फ जिद की वजह से। अरे आपकी लड़ाई है, आप घर में लड़ो या कहीं सिंगल फाइट लड़ लो, आप कहीं पे भी जाके बैठ के, लेकिन ऋषिकेश के लोगों का तो नुकसान ना करो। ऋषिकेश के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आपको बनाया है, आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया उनके हितों की रक्षा करनी है। आपकी आपस की लड़ाई है, वो आप निपट लीजिए, लेकिन ऋषिकेश के लोगों का नुकसान मत कीजिए। और दोनों ही दोषी हैं इसमें, मेयर भी दोषी हैं, विधायक भी दोषी हैं। आपको इतने मौके मिले हुए हैं, आपको विपक्ष को बोलने का मौका क्यों देते हैं? विपक्ष को बोलने का मौका क्यों देते हो आप लोग? बोलने का मौका आप दे रहे हो ना। अगर आप काम कर रहे होते तो लोग भी कहते हैं हाँ यार काम कर रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब आप काम ही नहीं कर रहे हो, विपक्ष की तो जिम्मेदारी होती है। हाँ, अगर काम नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप सारे काम करेंगे, विपक्ष का मुद्दा क्या रहेगा? विपक्ष तो अभी भी शांत है। कहाँ शांत? जब इतनी चीजें हो रही हैं, वहाँ कूड़े वाला मुद्दा आप कह रहे हैं, उस पर विपक्ष का अभी तक कोई बड़ा आंदोलन निकल के सामने नहीं देखने को मिल रहा है। सड़कों को लेकर विपक्ष कभी सड़क पे नहीं उतरा, जाम को लेकर विपक्ष। आप ऋषिकेश ही रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, आप न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। जब जब सड़कों में गड्ढे पाए गए, जब जब सड़कों के मामले में धांधली पाई गई, अभी श्यामपुर में उंगली से सड़क निकल रही थी, बवाल मचा, वह सड़क टूटी गई, अगले दिन से पुनः सड़क बनाई गई। रात को फिर मैं 11 बजे कहीं से लौट रहा था, मैं रुका वहाँ पर, उसको देखा और तब जाके हुआ। आप वो भी तो देखिए, ऐसा नहीं है विपक्ष सोया हुआ है किसी मुद्दे। जैसे ही पता चला कि वहाँ गलत बोर्ड लगा है और गलत रोड को दर्शाने का काम किया, जिला पंचायत सदस्य के द्वारा किया गया काम को विधायक निधि बताया जा रहा है, उसमें मैं गया हूँ। और ऐसा नहीं है, हमेशा ही विपक्ष के लोग विपक्ष की भूमिका ऋषिकेश और पूरे प्रदेश के अंदर फ्रंट फुट पे खेलते हुए। आपके घर के पास की रोड में गड्ढा हो गया, उसमें जाके हमने पौधरोपण करके विरोध करने का भी काम किया। एम्स के पास टाइल के ऊपर जो आपने सीसी खड़ंजे की टाइल लगाई थी, उसके ऊपर रोड डालने का काम करते हैं, उसको भी हमने रुकवा के फिर ठीक करवाने का काम किया। तो ऐसा नहीं है, जब जब गलती करेगा विपक्ष। आपने आपके पुत्र ने टैक्स चोरी करने का, मतलब उसका भूमि में भवन ना दिखाकर उसकी रजिस्ट्री कराने का काम किया, उसका विरोध हमने किया। उस पर आपने हम पे मुकदमा भी किया और जल्द ही हमने उसमें हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है और जल्द ही इसमें और भी खुलासे होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी जो सरकार को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकार जो आपकी जिम्मेदारी है उसके रूप से भी आप जो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष पूरी भूमिका निभा रहा है, चाहे किसी भी तरह। आप अखबार उठा के देखिए ना, और कुछ नहीं मिलता, आप मेरा फेसबुक पेज खमगा लिए, आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। पिछले 2 सालों में 10 मार्च को रिजल्ट आया था 2022 को। 11 मार्च से हम सड़कों पर लोगों के बीच में जाकर लोगों के बीच की समस्याएं, जब कोविड आया तब ये लोग कहाँ थे, सरकार इनकी थी। ये 26 दिन बार दिखाई दिया, वो भी छोटे छोटे डब्बे लेके। हम लोग तब भी सड़कों पे थे, हम उस समय हमने एक सामाजिक ग्रुप बना के माध्यम थे। फिर दूसरे वाले कोविड में भी ऑक्सीजन बैंक हमने चलाया, हमारे लोगों ने मिलकर चलाया ऑक्सीजन बैंक। रात के समय जब किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम और हमारे लोग, जो हमने एक कमेटी बनाई हुई थी, वो हमारे लड़के लोग उनके घर तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करते हैं। सरकार का क्या रोल था या इनका क्या रोल था बताते हैं, जबकि इनके पास तो सारा सिस्टम था। ये तो चाहते किसी बड़े वेडिंग पॉइंट में या कहीं बैठ के सारा सिस्टम बना सकते थे,
लेकिन नहीं, सब जीरो, नील बटा सन्नाटा रहा। तो ऐसा नहीं है। अभी बाढ़ आई, बाढ़ वाले क्षेत्रों में आप कहाँ कहाँ गए, किन किन की स्थिति, लोगों को क्या परेशानी झेलने पड़ी, क्या उसका इलाज आपने सोचा कि अगली बार ये स्थिति आए तो उसका क्या इलाज किया जाएगा? कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसमें भी अगर आप उठाओ, जिस समय बरसात का समय था उस समय का उनका भी फेसबुक उठाओ और हमारा भी फेसबुक उठाओ, पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा था, अपने आप दिख जाएगा। ऐसा नहीं है विपक्ष कहीं कमजोर नहीं, विपक्ष बहुत मजबूत है। और मजबूती तौर पर प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, यशपाल आर्य जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में विपक्ष पूरी भूमिका निभाते हुए लड़ाई लड़ रहा है। मतलब जयेंद्र मोला जी का ये कहना है, देखिए अब थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, मुझे लगता है बातचीत चर्चा चलती है तो कई सारे मुद्दे निकल के सामने आते हैं कि यदि एक नेता चुनाव हार भी जाता है, उसको इस बार सेवा का मौका नहीं भी मिलता है, तो भी उसे जनता के बीच में जाना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, उनको जनता ने अपना सेवक चुना, हमको विपक्ष का सेवक चुना। वो सत्ता में है, हम विपक्ष में। मुझे लगता है कि पक्ष से ज़्यादा बड़ा रोल विपक्ष का होता है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस जनता की भी है जो बीच बीच में पक्ष और विपक्ष को भी याद दिलाए। और विशेष रूप से पहले पक्ष को, भाई हमने आपको इसलिए जिताया है। आज ऋषिकेश का युवा बेरोजगार है, लेकिन विधानसभा भर्ती घोटाले में मामा के लड़के, भांजे, भतीजे और नेताओं के बच्चे नौकरी लगते हैं, नौकरी लगाए जाते हैं। उस मूवमेंट को भी हमने बहुत बड़े स्तर पे, अंकिता हत्याकांड में कौन लोग बोल रहे थे, पूरे प्रदेश में कहाँ हो रहा था? ऋषिकेश के अंदर हमने आंदोलन चलाया, भूख हड़ताल भी करी और मुख्यमंत्री से जब मिलने गए तो वहाँ हम गिरफ्तार भी हुए। मेरा पैर भी टूटा उस समय। तो ऐसा नहीं है कि हम चुप थे, हम लगातार हर उन जनहित के मुद्दों पर सड़कों पर उतरने की बात हो तो सड़कों पर आंदोलन करने की बात हो, आंदोलन करने की बात हो, किसी अधिकारी के कान के नीचे ढोल पीटने की बात हो तो वो भी हमने किया है। और आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूंगा, फिर भी अगर मैं तो बार बार सत्ता पक्ष के लोगों को ये भी कहूँगा कि आपके पास मौका है, आप जनता की सेवा करने के लिए जनता ने आपको चुना है, आप काम कीजिए, हमें मौका ही मत दीजिए कि हम बोल सकें। कम से कम जनता हमें बोले कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। अब मैं कल अगर वहाँ गया था तो खैरी कला के लोग अपने आप आ गए, खैरी खुर्द के लोग आ गए कि ये गलत हुआ है। वो हो सकता है मुझे कहते तुम गलत हो भाई, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं सही था इसलिए तो मैं उनके बीच में खड़ा था अकेला। वो ज़्यादा लोग थे, 15-20 लोग थे, मैं उनके बीच में खड़ा, मैं सही था। उन्होंने कहा नहीं आप सही बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं गलत को गलत कहने की ताकत भी होनी चाहिए। और आज स्थितियाँ ये हो गई है, सब राज दरबारी का रोल निभाने का काम कर रहे हैं। और हम तो न डरे हैं न डरते हैं, चाहे कुछ भी हमको व्यक्तिगत रूप से सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाने का भी काम किया, चाहे मेरे व्यापार को चोट पहुंचाने का काम हो, चाहे मेरे पे झूठे झूठे मुकदमे लिखवाने का काम हो, वो भी करा, तो तब भी हम डरने वाले नहीं हैं। मेरे को जिस चीज़ के लिए जनता ने चुना है, और मेरा एक नेचर रहा है शुरू से, जब मैं कॉलेज का अध्यक्ष भी था और उसके बाद भी जब मैं राजनीति में, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अपने परिवार के अंदर राजनीति के क्षेत्र में हूँ, समाज की सेवा के क्षेत्र में हूँ। लेकिन मैंने डरना कभी नहीं सीखा। मुझे बहुत से लोगों ने कहा क्यों मंत्री से क्यों पंगा ले रहे हो, मंत्री है सत्ता में, तो अभी 5 साल है, आराम से रहो, मिल कर रहो। मैंने कहा नहीं, हम कोई किसी को गाली तो नहीं दे रहे हैं, हम जी करके, अभी भी आपके चैनल में जी करके ही बात करी। जहाँ बैठे होंगे, जहाँ पर चर्चा भी, क्योंकि वहाँ मिले भी होंगे तो सामने से, भले उन्होंने हमारा नमस्कार नहीं लिया हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से नमस्कार किया। जहाँ पर हुआ, अगर नहीं लिया हो तो हमने उनका नमस्कार किया। कुछ महीनों उन्होंने मेरा नमस्कार नहीं लिया, लेकिन अब फिर जब मैं मिलते हैं सामने तो मैं छोटा हूँ उम्र में, तो मैं प्रणाम जरूर करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, उसको जरूर प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रणाम, चाहे मंत्री जी हों चाहे अन्य लोगों में, उनको प्रणाम जरूर करता हूँ जो मेरे से बड़े होते हैं। किसी को पैर छू के प्रणाम करता हूँ, किसी को हाथ छू के प्रणाम करता हूँ। तो वो एक शिष्टाचार बना रहना चाहिए। राजनीति में भी एक साफ सुथरी राजनीति के तहत होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समय जिस तरह से केंद्र की राजनीति में व्यक्तिगत चोट पहुँचाने का काम किया जा रहा था, उसी तरह ऋषिकेश और प्रदेश की राजनीति में भी व्यक्तिगत चोट पहुँचाने का काम भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो ये अपने आप में सही नहीं है, ये सही परंपरा नहीं है। इस परंपरा को रोकना चाहिए, इस परंपरा को खत्म करना चाहिए। मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, मुद्दों की बात पर लड़ाई होनी चाहिए।
इसलिए मुद्दों पर लड़ाई हो, मुद्दों की बात पर लड़ाई हो। कई सारी बातें रमोला जी ने हमको बताई। देखिए प्रैक्टिकल जो चीज़ें थी वो ये थी कि भाजपा सरकार रोजगार पे बात नहीं करती, महंगाई दरों पे बात नहीं करती, एक तो ये हो गया। दूसरा, विधानसभा को लेकर इन्होंने जो बात कही ऋषिकेश विधानसभा को लेकर, वो ये था कि यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हुआ, चाहे वो सड़कों का हो, जाम का हो, कूड़े का हो, पार्किंग का भी इन्होंने कहा। एक सबसे बड़ा है पार्किंग का मुद्दा है, डिग्री कॉलेज का मुद्दा है। यदि कांग्रेस की सरकार अब राज्य में आ जाएगी, विधानसभा में भी आ जाएगी या निगम में भी आ जाती है, तब आपको क्या लगता है ये मुद्दे कैसे सॉल्व हो सकते हैं? पार्किंग वाला हो गया और डिग्री कॉलेज हो गया, क्योंकि केंद्र में तो अभी भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है। ये देखिए, ये तो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं। पार्किंग का भी स्टेट लेवल का मुद्दा है, डिग्री कॉलेज भी स्टेट लेवल का मुद्दा है। हरीश रावत जी की सरकार में सब कुछ ओके हो गया था। श्यामपुर में डिग्री कॉलेज के लिए जगह को भी चिन्हीकरण कर दिया गया था, लेकिन सरकार चली गई थी वो मामले को, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता ने किया था, इसलिए उसको नहीं बनने देना चाहिए था, तो इसलिए नहीं बनने दिया गया। और आप जो त्रिवेणी घाट बना है, जो आस्था पथ बना है, वो किसकी सरकार में बना है? कांग्रेस की। आज सरकार इन्वेस्टर समिट करती है। आप मुझे बता दो, 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ, उस समय भी कहा कि हमने 1,35,00,000 के हमने बॉन्ड कर दिए, हमने MOU साइन हो गए, सब कुछ हो गया। 1 रुपया कहीं दिखाई दिया धरातल पे? उल्टा जिस चीज़ का आपने प्रचार के लिए आप रोड शो करने के लिए विदेश गए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास घूमे, उसका भी हिसाब नहीं दिया गया। उसी प्रकार इस बार भी वही स्थिति है कि आपने कह दिया 3.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं और लगभग 44,000 करोड़ के MOU भी साइन हो गए, धरातल पर काम शुरू हो गया। हम कह रहे होना चाहिए, लेकिन जो तिवारी जी की सरकार में किया गया, सिडकुल पिटकुल आज भी धरातल पर दिखाई देता है। आप उन्हीं को चला लो भैया, उन्हीं को ठीक से रिबेट जो छूट देनी है वो दे दीजिए, ढंग से जो भी करना है, तो अपने आप रोजगार मिल जाएगा। आज उसी वजह से रोजगार चल रहा है, नहीं तो उत्तराखंड में कोई नया ऐसा बीजेपी ने कारनामा किया हो तो आप बता दीजिए। कुछ भी नहीं है, कोई नया कारनामा नहीं है। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऋषिकेश में पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। और ऐसा नहीं, तिवारी जी की सरकार से ही तय हो गया था कि त्रिवेणी घाट में इतने स्टोरी पार्किंग बनेगी। नगर निगम का जो फील्ड है उसमें बाकायदा आज भी पत्थर लगा है, लेकिन फिर सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया। जब तक कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कुछ करने लगती, तब तक आपदा आ गई, मुख्यमंत्री चेंज हो गए, मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी में चले गया। कांग्रेस की सरकार को, जब तक रावत जी कुछ काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का काम किया गया। विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, सरकार गिराने का प्रयास किया गया। हाई कोर्ट ने तब कोर्ट से रावत जी फिर मुख्यमंत्री बन गया। तो ये जब तक काम करते उन्होंने काम ही नहीं करने दिया, वो कुछ ना कुछ करते हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार आती तो सारी चीज़ें धरातल पर भी दिखाई देती, लेकिन इनको केवल सत्ता में आना है और मलाई खा के निकल जाना है। जनता की कोई फिक्र नहीं है। और कांग्रेस अगर 2027 में 2024 में सरकार बनाती है और नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बनता है, तो बिल्कुल कायाकल्प होगा ऋषिकेश का, नगर निगम क्षेत्र का कायाकल्प होगा, ऋषिकेश विधानसभा का कायाकल्प होगा, उत्तराखंड प्रदेश का कायाकल्प होगा, और वो अपने आप धरातल पर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस जो करती है वो धरातल पर दिखाई देगा, हवाई बात नहीं करती कांग्रेस। चलिए, जो आपने कहा, एक अंतिम सवाल के साथ अब इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करते हैं। ऋषिकेश का कायाकल्प होगा, शराब के ठेके ऋषिकेश में जो खुल गए, इसको कैसे कांग्रेस बंद करेगी? क्या उनके लीगल लाइसेंस छीन लेगी या उनको क्षेत्र से कुछ अलग करने का काम करेगी? देखिए, ये जो 2017 का चुनाव लड़ी थी, 2017 के चुनाव में अजय भट्ट जी ने एक नारा दिया था कि जैसे हम सरकार पे आएंगे, सरकार बनाएंगे, हम शराब के का जो ये था, ये सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध करेंगे। और जैसे ये बने, इन्होंने देवप्रयाग में बियर की फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव डाल दिया। इन्होंने गाड़ियों में घर घर जाके शराब बांटने का भी काम किया। गाड़ियों में, आप गरुड़ चट्टी इतना हमारा प्रसिद्ध धर्म स्थल क्षेत्र, हमारा तीर्थ स्थल क्षेत्र है, वहाँ पर गाड़ियों में शराब बिकवाने का भी काम सरकार के माध्यम से किया गया। कौड़िया में हुआ, सब जगह हुआ। और आज मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ दुकानों की बात क्यों करते हैं, हम बार की बात क्यों नहीं करते हैं। आज मैं उन सब मीडिया भाइयों से भी कहूँगा और वो आंदोलनकारियों से भी कहना चाहता हूँ। कई आंदोलनकारियों ने मुझे कहा कि आप आइए, आंदोलन कीजिए, जो शराब की दुकानें खुल रही है, इस दुकान के खिलाफ आंदोलन कीजिए। हमने कहा हम दुकान के खिलाफ आंदोलन क्यों करें, हमको सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करें। या सरकार अगर लाइसेंस नहीं देगी, कोई किसी माइका लाला कोई खोल देगा, किसी की हिम्मत है खोल देगा। मैं कह रहा हूँ उसकी नीतियों में बार भी बंद होने चाहिए।
शराब की दुकानें भी वो बंद होनी कांग्रेस चाहिए। सरकार कैसे बंद करेगी? शराब अब की ये दुकानें बार बंद होनी चाहिए। ये बार जो दुकानें अब खुल गई है उस क्षेत्र में, विस्थापित के क्षेत्र में पूरी खुल गई है, सीमा डेंटल के क्षेत्र में खुल गई है, कांग्रेस की सरकार निगम में भी आ गई और राज्य में भी आ गई मान के चलें, तो वो क्या कैसे बंद करेंगे? क्योंकि ये तो लीगली खुल गए ना। देखिए, ये सरकार ने खोली है और सरकार की जब आबकारी नीति बनती है तो उस समय ये सब चीज़ें तय होती है। सरकार ने तो एक और आदेश जारी कर दिया था कि आप घर पे भी शराब रख सकते हैं, मिनी बार बना सकते हैं। तो वो मिनी बार घर पे किस तरह का बनना था आप सोच सकते हैं, किस तरह का मिनी बार बनता हो। वो घर घर शराब पहुंचा के यहाँ के लोगों को इस तरह की सुविधा, जो इस तरह की सुविधा लेके सिर्फ और सिर्फ सुविधा शुल्क के नाम पर, इस तरह का शराब को घर घर देने के नाम पर मोटी वसूली का जो काम था उस लाइसेंस के नाम पे, उसके नाम पर वो करने का काम कर रही है। और शराब नीति पर प्रदेश के लोग जिस समय मैनिफेस्टो भी बनेगा 2027 के चुनाव का, जब प्रदेश का चुनाव होगा, तो उसमें बिल्कुल चर्चा करेगी कि तीर्थ नगरी जो तीर्थ स्थल हैं उन जगहों पर कम से कम इस तरह की चीज़ों का प्रतिबंध होना चाहिए। जो तीर्थ स्थल हैं उन जगहों पर इस जगह। और मैं तो चाहूँगा कि अगर पूरे प्रदेश में भी बंद हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरे प्रदेश में भी बंद हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्योंकि प्रदेश स्तर में तय होना है, प्रदेश के नेताओं में तय करना है, हमारे से कोई पूछेगा हम अपना विचार रखेंगे कि शराब नीति पर बात होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे गुजरात में बंद है, जैसे बिहार में भी बंद है और कुछ राज्यों में भी, वह तो फिर पुलिस को और कानून को और सख्ताई से भी रखना पड़ेगा कि कहीं सरकार ने बंद किया और फिर पीछे के दरवाजे से कहीं गलत काम तो नहीं हो रहे हैं, तो वो भी रोकने का काम फिर उस समय सरकार का और पुलिस का भी रहेगा, कानून प्रशासन का रहेगा। तो ये तीर्थ नगरी के अंदर जो भाजपा सरकार के द्वारा इस तरह के लाइसेंस जारी किए गए, और आज से नहीं लाइसेंस जारी किए, तो कई दिनों से, कई सालों से रुके हैं, कई सालों से रुके हैं। आज हो क्या रहा है कि कुछ लोग विरोध तो क्या कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। कह रहे सरकार तो हमारी कोई बात नहीं। और विरोध करने वाले कौन है? बीजेपी के लोग हैं। अरे भैया तुम्हारी सरकार लाइसेंस दे रही और तुम ही विरोध कर रहे हो, ये क्या बात हुई? आप जाओ ना मुख्यमंत्री जी के पास, आपके तो मंत्री कहते हैं, उन्होंने कहा मेरी बात हो गई सीएम साहब से, सीएम साहब ने कह दिया हट जाएंगे। अरे भाई धरातल में जाओ, कहीं ये पार्टनर तो नहीं है किसी चीज़ों में, कहीं इन्हीं की परमिशन से तो नहीं खुली है दुकानें। तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो है ही ना। अगर आप सरकार में आप सब कुछ हैं तो पूरी नीति पे विचार होना चाहिए कि भाई जो तीर्थ स्थल के क्षेत्र हैं उससे तो कम से कम इन सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए। चलिए, जो तीर्थ स्थल के क्षेत्र है वहाँ से शराब दूर रखनी चाहिए, ऐसा जयेंद्र मुला जी का विचार है। और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो आने वाले समय में बताएंगे कि क्या स्थिति कांग्रेस की होने वाली है, भाजपा की होने वाली है, क्योंकि कई सारे मुद्दों को लेकर एक अच्छी, मैं कहूँगा हेल्दी चर्चा हमारी हुई है। इन सभी बातों को आप लोग भी कंक्लूड करके अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।